ऑलराइट, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है ये मैं आपको थोड़ा बाद में कराऊंगा, बिकॉज इसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो बाद के क्वेश्चन में आएगी, तो पहले वो करेंगे फिर इस पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, थर्ड क्वेश्चन इज ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इलीगल एसोसिएशन। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, कंपनी क्या होती है? कोई भी एक एसोसिएशन या ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जो एक बिजनेस कैरी कर रही है, आर्टिफिशियल पर्सन, वो सब फीचर्स हमने करे थे, राइट। अब ये चीज़ देखो, सेक्शन 464, ये सेक्शन क्या बोलता है कि जब आप किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन की बात कर रहे हो या इवन पार्टनरशिप की बात कर रहे हो जहाँ पे 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। दूसरी कंडीशन, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है। थर्ड चीज़ कि इवन दो उसके 50 प्लस मेंबर हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है प्रॉफिट के लिए, फिर भी वो रजिस्टर नहीं हुई है अंडर द कंपनीज एक्ट या कोई और लॉ। मतलब अगर रजिस्टर नहीं हुई है तो उसको बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। मतलब अगर तो रजिस्टर हो गई फिर तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम बोल देते हैं कि वो कंपनी है, अगर वो रजिस्टर हो गई है तो, राइट। बट अगर वो रजिस्टर नहीं हुई है और उसमें 50 से कम है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 50 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, प्रॉफिट के लिए बिजनेस कैरी कर रही है और फिर भी रजिस्टर नहीं हुई है, तब जाके प्रॉब्लम है, तब उसे बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। इलीगल है यानी कि अब इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होगी। अब सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होएगी यानी कि जो पहले हमने जैसे बात की थी कि वो स्यू कर सकता है या हो भी सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इलीगल एसोसिएशन वो भी नहीं कर पाएगी। इलीगल एसोसिएशन वाइंड अप भी नहीं हो सकती, बिकॉज कुछ है ही नहीं वाइंड अप करने को, कंपनी तो बनी ही नहीं ना ये कभी। कंपनी है ही नहीं तो वाइंड अप क्या कर रहे हो आप? नहीं कर सकते हो, राइट। देन इट कैन नॉट बी डिजॉल्व बिकॉज देर इज नथिंग टू बी डिजॉल्व। ठीक है, वाइंड अप भी नहीं हो सकती बिकॉज देर इज नथिंग टू वाइंड अप, इट डिजॉल्व भी नहीं हो सकती बिकॉज देर इज नथिंग टू डिजॉल्व, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब जब कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी तभी अब उसको बंद करोगे ना। कोई बुक खुली है तभी बंद होगी, अब वो बुक है ही नहीं तो क्या बंद कर रहे हो आप, है ना। यानी कि वो कंपनी है ही नहीं तो आप क्या बंद कर रहे हो? जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है उसको आप क्या बंद करोगे, क्या डिजॉल्व करोगे, राइट। सो इट इज़ इलीगल एसोसिएशन जिसकी एग्जिस्टेंस लीगल लॉ की नज़रों में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। समझ रहे हो? ठीक है। ये तो हो गया एक एक फीचर इसका। एक फीचर है कि लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की वो अनलिमिटेड होती है, यानी कंपनी में तो लिमिटेड होती है, लेकिन अब ये तो कंपनी है ही नहीं तो इसमें लाइबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड होगी फॉर ऑल दी, जो भी एसोसिएशन में मेंबर्स हैं उनकी सबकी लाइबिलिटीज अनलिमिटेड है। फिर पेनल्टी, कि अगर आपने इलीगल एसोसिएशन खोल रखी है तो उसका अगर आप मेंबर हो आपको फाइन पे करना होगा ऑफ 1 लाख रुपीज़। ये आपका इलीगल एसोसिएशन का रूल है, पेनल्टी लगती है। ठीक है। अब ये 464 सेक्शन था अगर आपको याद हो, जिसमें ये रूल लिखा था इलीगल एसोसिएशन का। अब एक 453 सेक्शन है, उसमें ये बोलता है कि जब कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एक प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी की तरह बिना रजिस्टर हुए काम करता है एज अ कंपनी, मतलब वो कंपनी की तरह काम कर रहा है बट उसमें रजिस्टर ही नहीं किया वो, बट फंक्शनिंग कर रहा है प्रॉपर कंपनी की तरह, तब अलग फाइन है। तब देर इज़ अ फाइन ऑफ 500 से 2,000 रुपये पर डे, जितने दिन का डिफ़ॉल्ट पीरियड होएगा। मतलब जितने दिन तक वो रजिस्टर नहीं हो जाती तब तक के लिए 500 से 2,000 रुपये तक का फाइन है। दैट इज़ डिफरेंट। ये रूल डिफरेंट है। इलीगल एसोसिएशन अलग, उसका 1 लाख की फाइन है। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये 464 जो हमने पढ़ा था ना इलीगल एसोसिएशन का, इसमें एक और चीज़ बोली है। उन्होंने ये बोला है कि एक एसोसिएशन को इलीगल तब बोलोगे जब आप वो बिजनेस, जैसे मैंने ऊपर बोला था, बिजनेस प्रॉफिट मोटिव के लिए कैलकुलेट, मतलब कैरी ऑन होना चाहिए। अगर नॉर्मल बिना प्रॉफिट मोटिव के कोई एसोसिएशन किसी पर्सन की है, 50 से ज़्यादा मेंबर हैं, रजिस्टर नहीं भी है, तो भी चलता है, क्योंकि वो प्रॉफिट मोटिव के लिए नहीं है ना, बिजनेस कैरी प्रॉफिट के लिए नहीं हो रहा तो चलता है। ठीक है। सो इफ प्रॉफिट मोटिव इज नॉट देयर, then the association can work as legal association even if the number of member is more than 50, even if it is not registered। ठीक है। so this means that this section does not apply to कौन सी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स को नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज अगेन वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते। रिलीजियस और साइंटिफिक एसोसिएशंस, क्लब्स, फॉरेन कंपनीज एंड कॉमन फंड फॉर्म बाय ट्रस्टीज, इन सब पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है। उसके अलावा मोरोवर 464 सेक्शन में ये भी लिखा है कि ये चिट फंड्स, जॉइंट हिंदू फैमिलीज, स्टॉक एक्सचेंजेस, इन सब पे भी अप्लाई नहीं होता। ठीक है। प्लस एक चीज़ ये ध्यान रखनी होती है कि इनकम टैक्स से ये भी नहीं बच सकते। लाइक इवन तो ये इलीगल हैं, लॉ की नज़रों में नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स इन पे भी लगता है, यानी कि द प्रॉफिट्स आर सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स। ठीक है। पैसे तो निकलवाएंगे अच्छे खासे अगर बना रखे आपने इलीगल तो। इसके अलावा वन मेंबर ऑफ इलीगल एसोसिएशन कैन नॉट सू अनदर मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर कनेक्टेड विद द इलीगल एसोसिएशन। मतलब आप किसी और मेंबर जो उस अगेन इलीगल एसोसिएशन से कनेक्टेड है उस पर आप केस नहीं कर सकते जब तक आप खुद इलीगल एसोसिएशन के पार्ट हो। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप एक ऐसी चीज़ के पार्ट हो जो कि इलीगल है, तो थोड़ी आप किसी पे लॉ का केस कर सकते हो।
ठीक है, वो भी उस पे जो खुद इलीगल एसोसिएशन है, राइट, सो वो भी नहीं हो सकता। इलीगल एसोसिएशन रिमेन्स इलीगल इन स्पाइट ऑफ सब्सिक्वेंट रिडक्शन इन इट्स मेंबर टिल इट्स गेट रजिस्टर्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे ही पता लगा कि भाई ये तो पकड़े गए, हम 50 मेंबर से ज़्यादा हैं, रजिस्टर है नहीं, प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपने फटाफट क्या करी, मेंबर्स हटा दिए, तो 49 पे मेंबर्स ले आए। ऐसे नहीं होता कि हाँ चलो एक बार मेंबर्स कम कर देते हैं बच जाएंगे, नहीं। जब पकड़े गए हो उसके बाद जब तक आप रजिस्टर नहीं हो जाते तब तक मेंबर्स में रिडक्शन करने के बावजूद भी आप इलीगल ही रहोगे, बिकॉज वो रजिस्टर फिर आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज आप पकड़े गए ना एक टाइम पे, तो कि एक टाइम पे जिस टाइम पे आपके पास 50 से ज़्यादा मेंबर्स थे, तो फिर आपको जब तक आप रजिस्टर नहीं हो जाते तब तक आपको वो इलीगल ही माना जाएगा लॉ की नज़रों में, ठीक है। ये हो गया आपका इलीगल एसोसिएशन पे प्रॉपर क्वेश्चन। कई बार 5 नंबर पे इलीगल एसोसिएशन पूछ लेता है, इसलिए आपको ये मैंने करा दिया है, अच्छे से 10 पॉइंट्स प्रॉपर बना दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर कॉन्सेप्ट दैन द टर्म कंपनी, डू यू एग्री, कमेंट। देखो, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है और कंपनी क्या है, दोनों में फ़र्क समझना। बॉडी कॉर्पोरेट जो वर्ड है वो आप यूज़ कर सकते हो कोई भी ऐसी कॉरपोरेशन के लिए जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है और उसके साथ साथ वो रजिस्टर भी है, ठीक है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में और भी चीज़ें आती हैं, वो क्या क्या है देखो, एक तो कंपनीज तो आ ही रही हैं, जो आपने कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करवाई हैं वो कंपनीज, इंडियन कंपनीज तो आ ही गई, प्लस फॉरेन कंपनीज भी आ गई, प्लस नेशनलाइज्ड बैंक्स भी आ गए, प्लस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईएफसीआई, ये सब एलआईसी वगैरह भी आते हैं। सारे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स भी जो रजिस्टर हो रखी हैं अंडर एलएलपी एक्ट 2008 वो भी आती हैं, प्लस एलएलपीज जो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड हैं वो भी आती हैं, प्लस ओपीसी 1% कंपनी, इसको भी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो भी आपकी बॉडी कॉर्पोरेट ही मानी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बॉडी कॉर्पोरेट में ये सब चीज़ें आई और कंपनी तो सिर्फ एक कंपनी जो हम मानते हैं वो है, तो ये वाली वाइडर टर्म इसलिए है बिकॉज इसमें सब इंक्लूड होते हैं ये सारे, है ना। ठीक है, ये तो हो गया कि क्या क्या इंक्लूड करते हैं। अब एक और चीज़ है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में ये भी लिखा है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट्स में, वो भी देख लो, ठीक है। अब हालांकि ये वाइडर वाला जब क्वेश्चन आ रहा है तो ये सब लिखने का मतलब नहीं है, मतलब कि क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट फिर भी लिख देना चाहिए बिकॉज लाइक अगर बॉडी कॉर्पोरेट पे क्वेश्चन आ रहा है और 5 नंबर का है तो ये सब लिख देना चाहिए, है ना। तो ये वाले 3 पॉइंट्स भी लिख देना, हालांकि ये बता रहा है कि वो वाइडर नहीं बल्कि कम है, बट फिर भी ये लिखना चाहिए आपको, बिकॉज अगेन आई ऑलवेज से राइट मोर नॉट लेस, ऑलवेज रिमेंबर दिस। कॉर्पोरेट सोसाइटीज़, सॉरी कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ जो कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। सोसाइटीज़ जो कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है। और कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है अपने, कई बार वो निकालती है ना ऑफिशियल गैजेट, जो उसमें नोटिफाई कई बार कर देती है कि हाँ ये बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाता है, तो ऐसे कोई उसने नोटिफाई किया तो वो तो ऑब्वियसली नहीं होगी, तो ये सारी हम नहीं मानते हैं बॉडी कॉर्पोरेट्स। बट क्या क्या मानते हैं वो, क्योंकि बहुत वाइडर है दैन एक कंपनी, इसलिए वो बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कॉर्पोरेट व्हील कैन बी लिफ्टेड, ये सबसे मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद जो सबसे ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना पॉपुलर क्वेश्चन, वो ये है कि कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट कर सकते हैं, तो अच्छे से समझना इसको, ठीक है। तो कॉर्पोरेट व्हील जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो सबसे पहला पॉइंट आपने सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करना है। देखो सेपरेट लीगल एंटिटी को एक्सप्लेन करना क्यों है, देखो कॉर्पोरेट व्हील का मतलब, देखो मैंने क्या बताया था कि कंपनी की एग्जिस्टेंस उसके मेंबर्स, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स सबसे अलग होती है ना। तो यानी कि अगर हमें किसी मेंबर को ढूंढना है, डायरेक्टर को ढूंढना है, तो हमें पहले कंपनी का वो वेल वेल समझते हो ना, पर्दा, कॉर्पोरेट वेल हटाना पड़ेगा, तब जाके हम देखेंगे। मतलब अगर मैं सीधी नज़रों से देख रहा हूँ किसी कंपनी को, तो मुझे सिर्फ कंपनी दिख रही है, मुझे उसके मेंबर डायरेक्टर नहीं दिख रहे ना, क्योंकि मैंने बोला उसकी सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब कि मुझे अगर मैनेजर को ढूंढना है तो पहले कंपनी का वो पर्दा हटाना पड़ेगा, कंपनी के अंदर जाके फिर मैं देख सकता हूँ किसी मैनेजर या मेंबर को, राइट। बट ये कॉर्पोरेट वेल कौन कौन से, मतलब नॉर्मल सिनेरियो में ये कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं होता ना, क्योंकि हम बोलते हैं कि हम सिर्फ कंपनी देखते हैं, उसके मैनेजर से मतलब नहीं है हमें, मेंबर से मतलब नहीं है हमें, हमें कंपनी देखनी है। नॉर्मल में हम ये बोलते हैं, यानी नॉर्मल केस में कॉर्पोरेट वेल इज नॉट लिफ्टेड, बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेज दिस कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, यानी चेक करने के लिए हम वो वेल हटाते हैं,
और कंपनी को ही नहीं बल्कि उसके मेंबर डायरेक्टर को भी हम जांच पड़ताल करते हैं। ऐसा कौन से केसेस में होता है, वही क्वेश्चन पूछा उसने। समझ रहे हो? नहीं समझे तो 2 मिनट बैक करके देख लेना, बट इस चीज़ को समझ लेना कि ये क्या बोलना चाह रहा है कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट का मतलब क्या है। तो ठीक है, तो पढ़ते हैं ये सैलमन वर्सेस सैलमन केस which is bedrock of the entire company law, has established the veil of separate legal entity through which identity of the member, managers and director could not be perceived. एक पर्दा है जिसके थ्रू हम अंदर जो कौन बैठा है उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं देख सकते. This corporate veil was used by This corporate veil was used by companies to evade tax liability, to commit fraud, or for illegal purpose or avoid legal obligation, etc. Therefore, it has become important that this veil should be lifted to find out the guilty person. तो अब कंपनीज ने क्या करना शुरू किया, इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया. मतलब इस फीचर को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना पड़ दिया शुरू कर दिया कि भैया जो कोर्ट है वो सिर्फ कंपनी देखती है, हमारे को तो पूछती ही नहीं है क्योंकि वो बोलती है हमें सिर्फ कंपनी से मतलब है. तो हम तो फ्रॉड कर सकते हैं, टैक्स से बच सकते हैं, टैक्स लाइबिलिटी इवेजन मतलब बचना. तो टैक्स लाइबिलिटी से बच सकते हैं, क्यों? क्योंकि कंपनी जो सिर्फ कंपनी को देखा जाएगा, कोर्ट सिर्फ कंपनी को देखेगी, हमें नहीं देखेगी, तो हम छुप जाएंगे. तो इसलिए ये फ्रॉड्स वगैरह शुरू होने लग गए. इसलिए ज़रूरी हुआ कि ये वेल को पर्दे को उठाया जाए ताकि पता लगाया जा सके कि कहाँ कहाँ ये फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं. So when the court, lifting of corporate veil की definition है ये, when the court disregards the principle of separate legal entity and pays regard to individual members behind the legal facade, it is called as lifting of corporate veil. मतलब जब कोर्ट प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी को इग्नोर करते हुए इंडिविजुअल मेंबर को भी देखती है, सिर्फ कंपनी नहीं देख रही, उसके इंडिविजुअल मेंबर को भी देख रही है, तब बोलते हैं कि हमने वो पर्दा हटा दिया, यानी कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील. ठीक है, ये व्हील्स की स्पेलिंग याद रखो, VEIL वाला व्हील है, व्हील वेल पर्दा है ना. सो कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस. दो सर्कमस्टेंसेस, दो वो हैं इसके, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस. देखो इन दोनों का ये, ठीक है, ये लॉ में बहुत बार आते हैं, ये वर्ड्स यूज़ होते हैं ना, बिजनेस लॉज में भी आपने पढ़ा होगा. स्टैट्यूटरी प्रोविजंस यानी जो लॉज में ऑलरेडी लिखा हुआ है, और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट के केसेस कुछ कुछ हुए हैं वो एग्जाम्पल के बाद हमें पता लगे कुछ चीज़ें, है ना. प्रोविजंस स्टैट्यूटरी वाले जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं हमेशा से. जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैं वो कोर्ट के केसेस हुए हैं तब जाके हमें वो चीज़ें पता लगी कि हाँ ऐसा हो तो ऐसा करना होता है. ठीक है, तो पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ते हैं, यानी जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं. देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मीन्स इफ द कंपनी डज नॉट फॉलो द लीगल प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट में लिखे हुए हैं लीगल प्रोविजंस वो वाले. तो तब जब कंपनी उन लीगल प्रोविजंस को फॉलो नहीं करती और कॉर्पोरेट वेल को हटा देती है टू फाइंड आउट द गिल्टी पर्सन्स, ठीक है, तो इन दैट केस सेपरेट लीगल एंटिटी रिमेन्स बट द डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स आर हेल्ड पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी. मतलब प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी तो तब भी है, तब भी हम ये बोलते ही हैं कि हाँ मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है, लेकिन वो मेंबर्स, वो डायरेक्टर्स और जो लोग हैं उनको लायबल ज़रूर रखते हैं कि भाई कंपनी में जो हो रहा है वो चाहे अलग है तुम जो कर रहे हो उससे, लेकिन लायबल उसके लिए तो तुम भी हो क्योंकि तुमने ही वो काम किया है. ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, फिर समझ में आएगा. पहले एग्जांपल पढ़ते हैं. देखो एक होता है सेक्शन 3A. ये कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 में. सेक्शन 3A, ये सेक्शन 3A इंट्रोड्यूस किया गया था ये बताने के लिए. देखो पब्लिक कंपनी के मेंबर्स जो हैं मिनिमम 7 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स मिनिमम 2 होने चाहिए. ठीक है, ये सेक्शन 3A ने ये बोला था कि अगर पब्लिक कंपनी के मेंबर्स 7 से कम हो जाएं या प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स 2 से कम हो जाएं और कंपनी फिर भी 6 महीने से ज़्यादा बिजनेस कैरी ऑन करे जा रही है, इवन दो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी कि हाँ 7 से ऊपर होना चाहिए पब्लिक के लिए, 2 से ऊपर होना चाहिए प्राइवेट के लिए, वो इवन दो फुलफिल नहीं हो रही. मतलब बाय चांस हो जाता है ना कई बार कि बाय चांस नहीं, मतलब हो कई बार हो जाता है कि पब्लिक कंपनी के मेंबर्स के नंबर जो हैं वो 7 से कम हो गए मान लो, और फिर भी वो कंपनी बिजनेस कैरी कर रही है 6 महीने से ज़्यादा के लिए. तो सारे मेंबर्स जिनको इस बात के बारे में पता था वो सबको लायबल ठहराया जाएगा और वो उनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी
फॉर ऑल दी कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने 6 महीने के बाद में किए होंगे। 6 महीने तक जो किए हैं वो तो चलो मान लिया जाता है कि ठीक है, 6 महीने तक आपको एक मतलब पीरियड दिया जाता है कि हाँ इतने में अपने मेंबर्स वापस से पूरे कर लो। बट 6 महीने के बाद भी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, उसके लिए लाइबिलिटी अगर राइज होती है तो उनके लिए वो मेंबर्स ये नहीं बोल सकते कि हमारी तो लिमिटेड लाइबिलिटी है, कंपनी देगी, हम थोड़ी देंगे उन कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसे। नहीं, अगर 6 महीने के बाद ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लाइबिलिटी अराइज होगी वो अनलिमिटेड होगी। इवन दो ये कंपनी है बट फिर भी लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं रहेगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एक केस। एक इसमें बहुत सारे केस हैं, ठीक है, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूँ या जो ज़्यादा ईजी रहेंगे आपको याद रखने के लिए, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, एक केस इसमें आता है, मतलब केसेस कर रहे हैं ना हम कि कौन कौन से में कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है। ठीक है, एक केस इसमें आता है कि प्रोस्पेक्टस में आपने कुछ गलत लिखे। कंपनी, आपको पता होगा प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, जिसमें सारा कुछ उसका लिखा होता है कि हाँ हमारी कंपनी में ये है ये है ये है, एक तरह से एडवर्टीजमेंट होती है कंपनी की। तो उसमें आपने मान लो कोई गलत स्टेटमेंट लिख दिया है, मतलब झूठ कुछ लिख दिया है या ऐसा कुछ लिख दिया है रिगार्डिंग समथिंग मटेरियल फैक्ट, मतलब जो ज़रूरी चीज़ है उसको लेके कोई आपने गलत जानबूझ के कुछ गलत लिख दिया है, तो वहाँ पे आपकी सिविल लाइबिलिटी अराइज होगी अंडर सेक्शन 35 और क्रिमिनल लाइबिलिटी भी अराइज होगी अंडर सेक्शन 34। ठीक है, अब ये दोनों लाइबिलिटीज अराइज हो रही हैं, यहाँ पे भी अगेन कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया है ये जानने के लिए कि वो जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअल सही थी या नहीं थी, है ना। अगर वो वेल ना हटाते तो कभी पता ही ना लगता कि वो बात एक्चुअल में सही भी है कि नहीं, तो वो हटानी पड़ी ना, वेल पर्दा हटाना पड़ा, तभी पता लगा कि वो स्टेटमेंट जो आपने प्रोस्पेक्टस में लिखी थी वो तो गलत थी, है ना। तो इस केस में भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुआ। एक होता है प्रोमोटर्स का केस, इसमें आता है कि प्रोमोटर्स यूजुअली मान लो कंपनी जब बनती है, ये बहुत सारी नई चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ये आगे एक्चुअल में आएंगी, बट ये क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए बताना पड़ रहा है मेरे को। देखो, कंपनी जब नई नई बनती है तो वो प्रोमोटर बनाता है ना, प्रोमोटर यानी जो पहले पहले बंदा होता है जो कंपनी को शुरुआत में लाता है एग्जिस्टेंस में। तो वो जब कंपनी को शुरुआत में लाता है और शुरू में ऑब्वियसली कंपनी को जब शुरुआत करनी है तो बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होगी, ये काम वो काम, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करना होगा। उन्हें बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट, रजिस्ट्रेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। वो कौन एंटर करता है? प्रोमोटर, है ना। कंपनी के बिहाफ पे प्रोमोटर एंटर करता है, बिकॉज कंपनी तो तब तक बनी ही नहीं है कंपनी की, क्योंकि कंपनी का तो बर्थ हुआ ही नहीं है ना रजिस्ट्रेशन से पहले, जब तक सीओआई नहीं मिला। सब चीज़ें इंटर कनेक्टेड है, देखो लिंक्ड। तो जैसे ही वो जब वो प्रमोटर है, क्योंकि जब तब तक तो कंपनी आई ही नहीं है, तो उन कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल कौन होगा? कंपनी तो हो नहीं सकती, बिकॉज कंपनी तो बनी नहीं है तब तक, जब तक वो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो तब उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए प्रोमोटर्स पर्सनली लायबल होते हैं, है ना। ये जो प्रोमोटर्स हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं जिनके लिए वो पर्सनली लायबल थे, बाद में जाके मान लो कुछ ऐसा केस आ जाता है जहाँ पे वो चीज़ की थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, तो अगेन बाहर से तो पता नहीं लगेगा ना, तो तब भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ेगा ताकि उन प्रमोटर की लाइबिलिटी को फाइंड किया जा सके। अदरवाइज जब तक वो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट नहीं होगा तब तक कैसे अंदर से पता लगेगा कि अंदर जो प्रमोटर बैठा हुआ है वो एक्चुअल में कौन से कॉन्ट्रैक्ट करके आया था और कैसे कॉन्ट्रैक्ट था और क्या था, है ना। तो उनसे रिलेटेड मान लो बाद में कोई डिस्प्यूट होता है तो उस केस में भी कोर्ट क्या करेगा? कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा। ठीक है, एक होता है सेक्शन 339 वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, कि मान लो वाइंडिंग अप के टाइम, जब 339 सेक्शन में ये बोला गया कि वाइंडिंग अप के टाइम मान लो पता लगता है कि भैया ये कंपनी जो बिजनेस कैरी कर रही थी ये तो फ्रॉड का कर रही थी, क्रेडिटर्स के साथ कोई फ्रॉड या कोई फ्रॉडुलेंट पर्पस के साथ ये कर रहा था काम, तो सारे मेंबर सारे डायरेक्टर सब लाइबल हो जाएंगे पर्सनली। और उस केस में पता लगाने के लिए कि कौन एक्चुअल में गिल्टी है उस काम के लिए, कौन जिम्मेवार है, उसके लिए भी कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, एक आपका आता है सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी, ये भी प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट है, अगेन बाद में आएगा ये सारे डिटेल में। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी आपने शायद अकाउंट्स में पढ़ा होगा। क्या होता है, एक मेन कंपनी होती है उसकी मान लो कोई टुकड़ा सब्सिडरी कंपनी, अभी बहुत बच्चे वाली भाषा में बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में बताऊँगा। देखो, तो उनके बीच में रिलेशनशिप पता करने के लिए कि एक्चुअल में कैसा रिलेशनशिप था, क्या क्या चीज़ें होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी की संभालती थी, या सब्सिडरी कौन सी चीज़ों के लिए होल्डिंग कंपनी का के पास जाता था, तो उस रिलेशनशिप को प्रॉपर बताने के लिए ऑब्वियसली कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है ना होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी के उसमें, तो वो कितने हद तक मैनेजमेंट करती थी, क्या चीज़ें नहीं मैनेजमेंट करती थी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस कितनी हद तक है या नहीं है, वो पता करने के लिए आपको कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे और भी होते हैं बट मैं आपको मेन मेन बता रहा हूँ जो शायद याद रह जाए। एक आपका डायरेक्टर्स वाला भी इसमें आप लिख सकते हो, है ना, कि
अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट या ये सब बाद में आएगा, देखो डिटेल में, तो अभी पैनिक मत करो कि ये सब क्या है। आराम से जब पूरी बुक कर लोगे तो ये सब बहुत बच्चों वाला खेल लगेगा। बट ये चीज़ ध्यान में रखो, जब आप अल्ट्रा वायर्स कॉन्ट्रैक्ट्स बाद में बताऊंगा क्या होते हैं, बट ये जान लो कि देखो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पे एक पॉइंट होगा वैसे ये रहा। देखो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनकी लाइबिलिटी यूजुअली क्या होती है, लिमिटेड ही होती है क्योंकि कंपनी है। लेकिन अगर वो अपना कंसेंट दे दें कि भाई हम एग्री करते हैं अपनी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड करने को, तो अगर उन्होंने लिखित में ये दे रखा है तो ठीक है, आप बोल रहे हो तो लो फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, है ना। तो तब अगर उनकी केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है और बाद में जाके वो पर्सनली लाइबल होते हैं किसी डेट को लेके, लाइबिलिटी को पूरे करने को लेके, तो उनकी लाइबिलिटी का एक्सटेंड कितना होगा, लाइबिलिटी कितनी, डायरेक्टर्स की कितनी लाइबिलिटी होगी, अनलिमिटेड कैसे है, कितना क्या भरेंगे वो, उसको पता करने के लिए ऑब्वियसली फिर वो डायरेक्टर तक जाना है तो वेल तो हटाना पड़ेगा ना। तो अगेन लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स पता करने के लिए, डायरेक्टर्स तक पहुंचने के लिए कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में। इसके बाद अब आ जाओ जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। देखो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस का मतलब जैसे मैंने बताया कि जो एक्चुअल कोर्ट केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी, उनसे जो जजमेंट्स आई हैं उनसे कई बार पता लगता है कि हाँ इस कोर्ट के केस में तो कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया था कोर्ट ने। तो वो वाले केसेस क्या क्या हैं, हेडिंग्स के साथ, केस के नाम के साथ एक्सप्लेनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो देखो क्या क्या है ये। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, इसमें केस आता है दिनशॉ मैनेजी पैटेट। इसका केस क्या था, देखो मिस्टर दिनशॉ जो है एक मिलियनर था, है ना, बहुत कमाई उसकी होती थी, इनकम, है ना, डिविडेंड की इंटरेस्ट इनकम बहुत आती थी उसकी। उसने क्या किया, 4 फेक कंपनीज बनाई और अपनी इनकम उनमें इन्वेस्ट कर दी। अब वो कंपनीज रिटर्न में उसको अमाउंट तो देंगी, जो अमाउंट उसे देती थी वो उसे क्या बोल देता था, लोन नाम दे देता था कि हाँ ये तो लोन का है। क्यों, क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़ता ना, अगर लोन का कोई अमाउंट आ रहा है उस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। कंपनी अगर लोन, मतलब आपको अगर पता हो, जो डेट डिबेंचर्स पे आप लोन पे जो इंटरेस्ट देते हो वो टैक्स से पहले ही माइनस हो जाते हैं, है ना, तो कम अमाउंट पे टैक्स देना पड़ता है। तो उसने ये कंपनीज क्यों बनाई, ताकि उन कंपनीज में जब पैसा लगेगा और वो वापस आएगा तो वो एज अ लोन दिखा देगा। तो लोन दिखा देगा यानी उसकी इनकम, कंपनीज की इनकम कम हो जाएगी, तो कम इनकम इनकम पे टैक्स लगेगा ना, बिकॉज इंटरेस्ट वाली इनकम पे तो टैक्स नहीं लगता है। तो कम इनकम पे टैक्स लगेगा तो टैक्स बच जाएगा। तो एक तरह से वो 4 कंपनीज उसने फेक कंपनीज बनाई जस्ट फॉर टैक्स इवेजन, टैक्स से बचने के लिए, जो कि गलत चीज़ थी। तो इस केस में कोर्ट ने क्या किया था, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट किया था पता करने के लिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है ना। तो ये पता तभी लगा था। तो दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, है ना। इसके बाद टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट, इसमें आप, ये इंपॉर्टेंट केस है जोन्स वर्सेस लिपमैन का केस। इस केस में क्या हुआ था, मिस्टर लिपमैन ने जोन्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कोई पीस ऑफ लैंड बेचने का, जोन्स को वो बेचता, और बाद में लिपमैन ने अपना माइंड बदल लिया, उसने वो सेलिंग जो करनी थी उसका बोला बाद में कि मैं नहीं बेच रहा हूँ तेरे को। उसने क्या किया, एक फेक कंपनी बनाई और वो लैंड पीस ऑफ लैंड उसने उस फेक कंपनी के नाम पे कर दिया। और जब फिर जोन्स ने बोला कि भाई तूने तो देनी थी मेरे को वो पीस ऑफ लैंड, तो लिपमैन ने बोला कि नहीं अब वो लैंड मेरी नहीं है, वो कंपनी की है, तो मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मेरी थोड़ी है, वो कंपनी की है। लेकिन फिर जोन्स ने केस फाइल कर दिया उस पर, और फिर कोर्ट ने किसका साथ दिया, जोन्स का ही साथ दिया। क्यों, क्योंकि वो फेक कंपनी का कॉर्पोरेट वे लिफ्ट किया कोर्ट ने और पता लगाया कि ये तो फेक कंपनी है, और सिर्फ इसमें फ्रॉड करने के लिए, कि फ्रॉड इन द सेंस कि वो उसे ना देनी पड़े इसलिए बनी थी, तो फेक कंपनी बनी थी, कॉर्पोरेट वे लिफ्ट हुआ था। इसलिए ये कौन सा केस हुआ, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का हुआ, टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे जोन्स फाइल्ड अ केस, कोर्ट लिफ्टेड द वेल ऑफ द फेक कंपनी फॉर्म्ड बाय लिपमैन, ऑर्डर्ड लिपमैन टू सेल द पीस ऑफ लैंड टू जोन्स, है ना, ऑर्डर किया कि भाई जो तूने बोला था कॉन्ट्रैक्ट में कि हाँ तू बेचेगा वो बेच उसको। ठीक है, इसके बाद एक और केस, ठीक है, एक एक कर लो वही बहुत है, जो इजी लगे और याद भी हो जाए, है ना। तो ये देखो, इन द केस ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस, कि कोई इकोनॉमिक ऑफेंस आप कर रहे हो उसमें भी कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट होता है। कैसे, शांतनु रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या हुआ था, कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट हुई थी, कोर्ट ने लिफ्ट की थी टू फाइंड आउट विच डायरेक्टर वाज लायबल फॉर नॉट पेइंग एक्साइज ड्यूटी एज रिक्वायर्ड अंडर लॉ। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी जो पे करनी होती है वो नहीं की थी, तो उसमें फिर कोर्ट ने कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट करी थी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी ना कर भरना इज इकोनॉमिक ऑफेंस, राइट, तो उसके लिए हुआ था। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंस, ये समझो इस न्यू होराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया अगेन,
ये इसमें क्या था, ध्यान से समझना। हैदराबाद का टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने टेंडर्स इनवाइट की। टेंडर्स बिजनेस लॉज में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि कैसे क्या होता है ये पूरा सिस्टम। तो टेंडर्स इनवाइट करे थे किसके लिए? टेलीफोन डायरेक्टरीज जो है प्रिंट करवाते हैं ना, बाइंडिंग और प्रिंटिंग वगैरह होती है सारी डायरेक्टरीज की। तो उसमें उसके लिए टेंडर्स इनविटेशन आया था। तो ये जो टेंडर्स इनवाइट किए, इसमें दो लोगों ने अप्लाई किया। एक तो न्यू होराइजन लिमिटेड, ये वाली कंपनी, और रिस्पोंडेंट नंबर 4। ठीक है, इन्होंने अप्लाई किया। अब ये टेंडर रिस्पोंडेंट नंबर 4 को दिया गया। तो न्यू होराइजन लिमिटेड ने केस फाइल कर दिया हाई कोर्ट में कि भैया टेंडर तो मुझे मिलना चाहिए, उसको क्यों मिला। लेकिन हाई कोर्ट ने वो केस रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर न्यू होराइजन फिर भी नहीं रुका, उसने वो सुप्रीम कोर्ट के पास गया, फिर केस फाइल किया। सुप्रीम कोर्ट ने न्यू होराइजन लिमिटेड का कॉर्पोरेट बेल लिफ्ट किया और ये पता लगाया कि होराइजन वाली ये जो कंपनी है ये जेन्युइनली क्या है, ज़्यादा टेक्निकली कॉम्पिटेंट है। क्यों? क्योंकि उसके साथ इंडियन और फॉरेन कोलैबोरेशंस हैं विद रिगार्ड टू मशीन इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टाइज। मतलब कुल मिला के ज़्यादा बेटर लेवल की कंपनी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि ये टेंडर शुड बी गिवन टू न्यू होराइजन लिमिटेड, कि वो ज़्यादा अच्छे से वो कर पाएगी काम। सो दिस इज़ व्हेन टेक्निकल कॉम्पिटेंस की वजह से कॉर्पोरेट बेल लिफ्ट किया गया था, पता लगाने के लिए कि कौन सी कंपनी बेटर उसको डिजर्व करती है। ठीक है, इसके बाद एक आता है वेयर अ फेक कंपनी इज फॉर्म्ड जस्ट टू कमिट फ्रॉड। ये क्या है? डीडीए वर्सेस स्किपर कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो इस केस में क्या हुआ था, बहुत सारी फेक कंपनीज, फैमिली और उसके डायरेक्टर ने सब ने मिलके ना बहुत सारी फेक कंपनीज बनाई थी जस्ट टू कमिट फ्रॉड और रॉन्ग मेथड्स से मनी अर्निंग के लिए। बहुत सारी मतलब फ्रॉड्स के लिए कंपनी बेसिकली बनी थी। तो बेसिकली कोर्ट ने क्या किया, वही कि फेक कंपनीज का कॉर्पोरेट बेल लिफ्ट किया और पता लगाया कि डायरेक्टर्स जो हैं लायबल हैं, डायरेक्टर्स को लायबल हेल्ड किया गया। ठीक है, तो ठीक है, ये सारे मैंने 5, अगेन मैं हर चीज़ में 5 वो बता देता हूँ कि ये तो याद हो ही जाएंगे, है ना। ये 5 पक्के कर लो, नंबर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, तो बाकी पढ़ने के लिए आप अपनी बुक से जितना मर्जी चाहो पढ़ सकते हो, नॉलेज की कोई लिमिट नहीं है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ इवन ये जो बुक में दिए हैं होंगे ये भी लिमिटेड ही है, एक्चुअल में बहुत सारे केसेस और होंगे। तो अगर आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। आई एम जस्ट सेइंग कि अगर याद करने के उससे सिर्फ करना है तो 5 लेके चलो, हमेशा वही 5 याद करो ताकि हमेशा वही 5 फिर प्रॉपर लिख के भी आ सको। ठीक है, एक और नहीं तो बता देता हूँ, देखो ये वाला भी पढ़ सकते हो, टू प्रिवेंट इवेशन ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ था, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड। मतलब एक कंपनी और उसके वर्कमैन के बीच में ये केस था। क्या था, एक कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी एक इनकॉर्पोरेट रजिस्टर करवाई। ठीक है, अपनी कुछ इन्वेस्टमेंट्स उस सब्सिडरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी, सिर्फ इस वजह से ताकि वो प्रॉफिट्स 2 में बट जाए और बोनस कम देना पड़ जाए वर्कमैन को। क्योंकि अगेन बोनस तो प्रॉफिट के शेयर पे मिलता है ना, तो अगर बढ़ जाएगा प्रॉफिट तो बोनस कम देना पड़ेगा वर्कर्स को। तो सिर्फ उस वजह से उन्होंने सब्सिडरी कंपनी एक बना के रख दी कि चल प्रॉफिट्स डिवाइड हो जाएगा, बोनस कम देना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कॉर्पोरेट बेल लिफ्ट किया, पता लगाया कि ये तो सिर्फ इस वजह से हो रहा है। तो अगेन सेपरेट एग्जिस्टेंस का गलत फ़ायदा मत उठाओ। इस वजह से कंपनी ने कॉर्पोरेट बेल वो लिफ्ट करके प्रॉपर ये बताया था कि जब बोनस दे रहे होगे वर्कर्स को तो उस केस में आप सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस अपनी और सब्सिडरी कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को डिसरिगार्ड करके बोनस दोगे। ये बोनस के टाइम प्रॉफिट कंबाइन करके देना पड़ेगा। और लो, ऐसे मतलब सुप्रीम कोर्ट सबक सिखा देती है ना। ठीक है, तो ये बहुत सारे ऐसे और भी केसेस आपको ओए, तो बहुत सारे केसेस ऐसे और भी आपको मिल जाएंगे। मैंने जो मेन मेन थे वो बता दिया आपको। ठीक है, इसके अलावा आपको पढ़ने हो तो आप पढ़ सकते हो।